हेलो फ्रेंड्स, तो हम पिछले वीडियो के दौरान हमने जाना था डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से एक सरकार को कानूनों का निर्माण करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि कोई भी सरकार कोई भी नए कानून का निर्माण करेगी तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए करेगी। वो इन सीमा क्षेत्रों से बाहर जाकर के अपने कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती है। एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों का सरकार के ऊपर एक दायरा लगाएगी कि दायरे से बाहर जाकर के सरकार कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। वो नीति निर्देशक तत्वों के जो निर्देश दिए गए उन्हीं के माध्यम से नए कानूनों का निर्माण कर सकती है। उसके बाद हमने जाना कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इनको भारतीय संविधान के भाग 4 में जगह दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 37 में कहा गया, ये बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, हम न्यायालय से इनको मांग नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये नीति निर्देशक तत्वों की कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने पिछले वीडियो के दौरान प्राप्त की थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अध्ययन की दृष्टि से जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो जो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। दूसरा भाग है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तीसरा पंचायती राज और प्राचीन स्मारक, पंचायती राज और प्राचीन स्मारक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें आर्थिक सुरक्षा की बात की गई है, इसमें सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा की बात की गई है, इसमें पंचायती राज प्राचीन स्मारक न्याय की बात की गई है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों की बात की गई है। तो हमें ये 4 भाग इसलिए बांट दिए ताकि हमें इनको याद करने में और पढ़ने में आसानी रहे। तो मैं आपको बता दूं, इसकी मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, हालांकि आपको कहीं पर नहीं मिलेगी लेकिन मैं बना के भेज दूंगा। तो देखिए आर्टिकल, इसमें जो कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसकी बात करते हैं। इसमें आर्टिकल आता है 39। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 39 आता है जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इनमें आर्टिकल 39 का वर्णन किया गया है। 39 के बाद जो इसके अंतर्गत है, जो अगला आर्टिकल इस आर्थिक सुरक्षा में डाला गया है वो डाला गया 41। कौन सा डाला गया? 41 डाला गया है। उसके बाद इसमें डाला गया 42 के बाद कौन सा डाला गया? 43 डाला गया है। उसके बाद इसमें बात करते हैं हम 43A। इसमें 43A और जोड़ा गया है। 42 तो है ही है और 43 से साथ साथ 43A को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद इसमें 48 आर्टिकल 48 को डाला गया है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं आगे 48 तक। इसमें आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 39, 41, 42, 43 और 48। तो इनको हम याद करने में हमें बहुत आसानी रहेगी कि एक साथ एक क्रम से जो किसी चीज़ को याद करते तो आगे पीछे होने का उसमें वो रहता है, लेकिन इसको हम आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हैं जो आर्टिकल हैं 39 से 41 से 42 से 43 से A और 48 से। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी बात करते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित है इसमें आर्टिकल 44। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 44 आता है। फिर आर्टिकल 45 आता है। उसके बाद आर्टिकल 46 आता है। उसके बाद आर्टिकल 47 आता है। आर्टिकल 47 आता है और उसके बाद आता है 48A। कौन सा शामिल किया गया? इसमें 48A शामिल किया गया है। 44, 45, 46, 47 और 48A। 48 कुल 48 कहाँ पर है? वो आर्थिक सुरक्षा में, और 44, 45, 46, 47, 48 एक इसमें
सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में है। उसके बाद बात करते हैं पंचायती राज और प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से शामिल किए गए। इसमें आता है आर्टिकल 40। कौन सा आता है? आर्टिकल 40 आता है। उसके बाद कौन सा आता है? आर्टिकल 49 आता है, 40 और 49। उसके बाद इसमें आता है आर्टिकल 50। कौन सा आता है? आर्टिकल 50 आता है। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में। तो अब देखिए, गिन के देख लीजिए शुरू से। भाई हमने बात की थी 36 से 51 तक। तो 36 और 37 और 38 में तो इनको परिभाषित किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को, जैसे हमने पढ़ा कि भाई कहाँ इनको जगह देगी। 37 में लिखा गया कि ये वाद योग नहीं है। उसके बाद इनकी जो शुरुआत होती है राज्य को निर्देश देने की, आर्टिकल 39 से होती है। तो यहाँ पर हो गया 39, यहाँ पर हो गया 40, 41, 42, 43, 43 बाद 44, 45, 46, 47, उसके बाद 48, 48 के बाद 49 हो गया, 49 के बाद 50 हो गया, और बच कौन सा गया? एक। वो कौन सा बच गया? 51। 51 अकेला 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरह से यह अध्ययन की दृष्टि से इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, दूसरा भाग सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, तीसरा भाग पंचायती राज प्राचीन स्मारक न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39, 41, 42, 43, 48। सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44, 45, 46, 27 और 48 है। उसके बाद पंचायती राज एवं प्राचीन न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40, 49 और 50 आते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 51 आता है। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया गया है। अब इनका हम एक एक भाग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब एक एक भाग को यहाँ पर विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। एक एक अनुच्छेद का हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं कि किस प्रकार से आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक भारतीय संविधान में नीति निर्देशक के तत्वों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जो आता है, ये भाग आता है जिसको हमने अभी पढ़ा था। ये भाग है आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इसमें देखिए, संविधान निर्माताओं को उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान में अनेक नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। और सामाजिक जो सुरक्षा के लिए, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 39 आता है। अनुच्छेद 39 के बाद कौन सा आता है? इसमें अनुच्छेद 41 आता है। 41 के बाद 42, 42 के बाद 43, 43 के बाद कौन सा आता है? 43 ए इसके अंतर्गत आता है, और उसके बाद 48 आता है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, उनका वर्णन किया गया है, प्रत्येक में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। आर्टिकल 39 की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। 39 आता है। 39 के बाद इसमें 41, 42, 43, 43 ए, और उसके बाद आता है 48, ताकि हम एक एक का आसानी से अध्ययन करते रहेंगे। हम देखते रहेंगे कि कौन से का अध्ययन हो गया, कौन से का नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया कि राज्य अपनी नीति का निर्धारण, राज्य अपनी नीति का निर्धारण इस प्रकार करेगा।
इस प्रकार करेगा कि, अब निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 39 के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि राज्य अपनी नीति का निर्धारण इस प्रकार से करेगा कि, पहली बात, अब इसमें पहली बात कही गई है, तो पहली बात क्या कही गई कि किस प्रकार से करेगा कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हों। स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हों। स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हों। उसके बाद नंबर 2, दूसरी बात क्या कही गई इसमें? दूसरी बात कही गई है कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से बटाओ जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, यानी कि सार्वजनिक जो साधन है, सार्वजनिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से हो कि जिससे प्रत्येक नागरिक का भला हो। उसके बाद इसमें तीसरी बात क्या कही गई है? अनुच्छेद 39 में संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। केंद्रीकरण न हो। उसके बाद अगली बात कही गई इसमें, स्त्री और पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन मिले। उसके बाद अगली बात क्या कही गई है इसमें? स्त्री और पुरुष श्रमिक स्त्री और पुरुष का स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। उसके बाद इसमें लास्ट बात कही गई है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। छठी बात क्या कही गई है इसमें कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुविधाएं प्रदान हो, उन्हें स्वतंत्रता मिले, सम्मान की स्थिति मिले। इसमें कहा गया कि राज्य के द्वारा बच्चों का स्वस्थ विकास और युवकों को शोषण से मुक्ति। तो देखिए, ये है पहला आर्टिकल अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्वों का, जिसमें हम पहला भाग पढ़ रहे हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। तो 4 भागों में बांटे गए नीति निर्देशक तत्वों को। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, दूसरा भाग है सामाजिक सुरक्षा शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, तीसरा भाग है पंचायती राज प्राचीन
इस मार्ग को न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। उसमें और जो आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए नीति निर्देशक तत्व हैं वह अनुच्छेद 39, 41, 42, 43, 43A और 48। और इसमें आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व में सबसे पहला आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 39 पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 39 में लिखी हुई बातें कितनी हैं? 6 बातें कही गई हैं कि राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण इस तरह से करेगा। ये आर्टिकल 39 के माध्यम से राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से करेगा कि स्त्री और पुरुष को जीविका के साधन प्राप्त हों, अर्थात जीवन यापन करने के साधन प्राप्त हों स्त्री और पुरुष को। ये व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। दूसरी बात कही गई है कि सार्वजनिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से हो कि जिसमें प्रत्येक नागरिक का भला हो। कि जो भी सार्वजनिक साधन है जो नागरिकों की भलाई के लिए काम आते हैं, उनके स्वामित्व, उनका जो मालिकाना हक है, उनका वितरण, जो उनका बंटवारा है, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जिससे प्रत्येक नागरिक का भला हो। इस तरह से आर्टिकल 39 के माध्यम से राज्य को दूसरा निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से हो जिससे प्रत्येक नागरिक का भला हो। तीसरी बात, अनुच्छेद 39 के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो राज्य को निर्देश दिया गया है वो यह दिया गया है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं हो। कि जो संपत्ति है, जो धन दौलत है, ये जो उत्पादन के साधन है, बहुत सारे उत्पादन के साधन है, वो एक व्यक्ति की मुट्ठी में नहीं आ जाएं। सरकार अपने नियंत्रण में लेकर उसका बंटवारा करे। यदि वो एक जगह केंद्रित हो गए, जैसे प्याज का उत्पादन है, प्याज का एक व्यक्ति ने बहुत सारा स्टोर कर लिया, वो उसको लगातार स्टोर कर रहा है, तो एक समय ऐसा क्या आएगा, वो महंगी हो जाएगी और महंगी तो वो निकालेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्पादन का जो साधन है या जो भी संपत्ति उसका केंद्रीकरण नहीं हो। सरकार को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये किस में आता है? आर्थिक सुरक्षा में। अगला आर्थिक सुरक्षा में राज्य को निर्देश दिया गया कि स्त्री पुरुष को समान कार्यों के समान वेतन मिले। कि अनुच्छेद 39 के माध्यम से राज्य को यह निर्देश दिया गया कि स्त्री और पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद अगला निर्देश दिया गया है सरकार को अनुच्छेद 39 के माध्यम से कि श्रमिक स्त्री और पुरुष को स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। यानी कि जो श्रमिक होते हैं, जो श्रमिक स्त्री होती है या श्रमिक पुरुष होते हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए कि भाई वो बीमार है, जरूरी है बीमार हो तो उनको काम पर बुलाया जाए या उनसे 15-15 घंटे 14-14 घंटे काम करवाया जाए। नहीं, जो समय निर्धारित है कि 12 घंटे से अधिक किसी से काम नहीं ले सकते या 8 घंटे से अधिक किसी से काम नहीं ले सकते, तो उसी के अनुसार उनसे कार्य करवाया जाए, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। जहाँ वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उनको पूरी सुरक्षा दी जाए और बालकों की यानी कि बालकों जो बचपन होता है उस बचपन को काम में नहीं लगाया जाए। जो बालकों का बचपन होता है और बचपन बीतने में ही उनको वो उनका समय दिया जाए, उनको कोई किसी काम में नहीं लगाया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट है, राज्य के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के विकास और युवकों को शोषण से मुक्ति मिले। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए राज्य को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनका जो बच्चों का विकास है स्वस्थ रूप से हो, और उसके साथ जो युवक हैं, युवकों को जो शोषण होता है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में वो कई तरह के शोषण में फंस जाते हैं, तो उन शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। तो इस तरह से अनुच्छेद 39 के माध्यम से राज्य को इन नीतियों का निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं जो हमने यहाँ पर जाने हैं। अब उसके बाद अगले आर्टिकल की बात करते हैं हम, आर्टिकल 40 की। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 39 को। अब 39 के बाद अगला आर्टिकल कौन सा आता है? आर्थिक सुरक्षा से संबंधित 41। तो अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है?
आर्टिकल 41 में कहा गया कि राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंदर इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और बेरोजगारी की अवस्था में या वृद्धावस्था की अवस्था में या बीमारी की अवस्था में अंगहीन होने के स्थान में उसे सार्वजनिक सहायता मिले। यानी कि अनुच्छेद 39 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने सामर्थ्य के हिसाब से यह व्यवस्था करेगा, राज्य अपने सामर्थ्य के हिसाब से यह व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार रोजगार मिले और शिक्षा मिले तथा बेरोजगारी की अवस्था में, वृद्धावस्था में, बीमार की अवस्था में या अंगहीन होने की अवस्था में राज्य अपने सामर्थ्य के हिसाब से व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, शिक्षा मिले तथा बेरोजगार की अवस्था में, वृद्धावस्था में, बीमारी की अवस्था में, अंगहीन होने की अवस्था में उन्हें राज्य से सहायता मिले। देखिए अनुच्छेद 41 में किससे संबंधित है? आर्थिक सुरक्षा। इससे पहले भी हमने आर्थिक सुरक्षा संबंधित 6 बातें पढ़ी थी कि आर्थिक सुरक्षा में कहा गया कि स्त्री पुरुष को जीवन यापन करने के साधन मिलने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सार्वजनिक उत्पादन के साधनों का समान रूप से वितरण किया जाए। उसके बाद तीसरी बात पढ़ी कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य को समान वेतन मिले। चौथी बात पढ़ी कि भाई श्रमिकों को जो कार्य करने का स्थान है स्त्री पुरुष का, वहाँ पर उनको उचित सुरक्षा मिले। उसके बाद 5वीं चीज़ पढ़ी कि बालकों के स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखा जाए। 6ठी चीज़ पढ़ी कि जो युवक है तो उनको शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। तो सारी चीज़ें किससे थी? आर्थिक सुरक्षा से संबंधित थी। यहाँ पर भी वो अनुच्छेद 41 था, यह अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 41 में कहा गया कि राज्य अपने सामर्थ्य के हिसाब से यह व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार क्या मिले? रोजगार मिले। यानी कि वो यदि व्यक्ति योग्यता रखता है तो उसे रोजगार राज्य उपलब्ध करवाएगा। ये राज्य का क्या है? दायित्व है। उसके बाद उसे शिक्षा मिले। जो जितने वो योग्यता रख पढ़ रहा है, बढ़ रहा है आगे, तो उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने 10वीं पास कर ली, 11वीं 12वीं में वो पढ़ेगा। उसके बाद उसने 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन में जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा। मतलब जो योग्यता रखते हैं उस हिसाब से शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि वो बेरोजगार रहता है तो बेरोजगारी की अवस्था में उसे सहायता मिलनी चाहिए। जैसे क्या दिया जाता है? वो आजकल बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से राज्य बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगा। वृद्धावस्था में यदि व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उसे कोई सहायता नहीं मिल रही, तो अब क्या चल रही? वृद्धावस्था में क्या चल रही? पेंशन चल रही है। बीमारी की अवस्था में कोई व्यक्ति मजदूर आदमी है, अब बेचारा अपना इलाज नहीं करा सकता, तो अब कौन सा चला है? जैसे भामाशाह योजना चल रही है, उसके माध्यम से अपना इलाज करा सकता है। अंगहीन जो विकलांग होते हैं, विकलांग को बहुत सारी सरकारी जो सहायता होती है, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उनके माध्यम से सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 41 में कहा गया कि राज्य अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको रोजगार देगा, शिक्षा देगा। इसके साथ साथ जो बेरोजगार हैं, अंगहीन हैं, वृद्ध हैं,
बीमार है, बीमारी की अवस्था में राज्य द्वारा उनकी सहायता प्रदान की जाएगी। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसे शॉर्ट करते हुए आज हमने 39 और 41 को पढ़ा। अगले वीडियो में जो शेष बचे हुए आर्टिकल हैं इसके आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, उनका हम अध्ययन करेंगे 42, 43, 43A और 48 के बारे में। धन्यवाद।